वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी और इस पर्टिकुलर वीडियो में यूनिट नंबर 4 यूनिट नंबर 5 के बारे में क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, कौन से क्वेश्चंस कल फिक्स आ सकते हैं, उसका डिस्कशन पूरी तरह से कंप्लीट करने वाला हूं। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं तो अरेज के बारे में बात हो रही है और ये वाला सेक्शन तुम्हारे यूनिट नंबर 4 को बिलोंग करता है। और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पूरे पूरे 100% मार्क्स पे फोकस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 1 यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 में काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर ली है। ठीक है। और मैंने पहले से डाल रखा था वो सब, तो ऑब्वियसली आई एम 100% श्योर कि तुमने कर ली है ना। तो मोस्टली जो लोग कॉलेज में टॉप नहीं करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि यूनिट 4 और 5 से मेरे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा नंबर निकल आए, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है। सो पूरी तरह से बताने की कोशिश करता हूं मैं कि आपका यूनिट नंबर 4 भी 12 मार्क्स का आएगा अगर आप रेगुलर हैं, और अगर आप रेगुलर नहीं है, बैकलॉग वाले हैं, तो 14 मार्क्स का आने वाला है। 12 का है चाहे 14 का ना आए, कैसा भी आए, हमें सिर्फ और सिर्फ यहां पर अरेस का ये वाला पार्ट करना है। और इस वाले पार्ट में हमारा जो मेजर फोकस रहता है वो किस पे होता है कि अरेज की बेसिक डेफिनेशन बता दो। पहली चीज, अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो सिखा दो। डिक्लेरेशन में भी वन डायमेंशनल होता है और फिर टू डायमेंशनल होता है। फिर एक चीज होती है कि अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो दिखा दीजिए। ठीक है। अगर हम इतना वाला पार्ट खत्म कर लेंगे तो 12 मार्क्स का पेपर अगर आ रहा है तो इसमें से 6 मार्क्स का एटलीस्ट आपसे इस वाले सेक्शन से पूछा जाएगा, या तो ऊपर वाले क्वेश्चन में, नीचे वाले क्वेश्चन में। 14 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो फिर 8 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है इस वाले सेक्शन में से, और 4 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है। तो क्योंकि अगर आप 14 मार्क्स वाले हैं, ठीक है, अगर आपका पेपर बैकलॉग का है 14 मार्क्स का, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप बाकी यूनिट्स में काफी एक्स्ट्रा कवर कर चुके हैं। ठीक है ना। तो स्पेसिफिकली 6 मार्क्स का टारगेट रहेगा जिसपे हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने कहा, आपको तीन चीज पे ही फोकस करना है। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी मैं बात करूँ ना, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन करके जाओ। इन 5 क्वेश्चन में से डेफिनेटली आपका 12 में से 6 नंबर निकल आएगा। ठीक है। और मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ कि मैं किसी को यूनिवर्सिटी टॉप कराने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। अगर मैं यूनिवर्सिटी टॉप कराने के हिसाब से वीडियो बना रहा होता तो मैं ऑब्वियसली उसको पेड सेक्शन में अलग तरीके से बनाता। ये फ्री वीडियोस हैं, स्पेसिफिकली उनकी मदद करने के लिए हैं जिनके पास टाइम कम बचा है और जो चाहते हैं कि कम टाइम में वो कम से कम 12 में से 6 मार्क्स का तो यहां से निकाल लें। ठीक है। चलिए। तो ये 5 क्वेश्चन करके तुम्हारा 6 नंबर का काम निकल आएगा, पहली चीज। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये तभी करना जब यूनिट नंबर 1 2 और 3 के जो मैंने वन शॉट्स डाले हैं वो तुम पूरी तरह खत्म कर चुके हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इसी वीडियो को देखेंगे और सिर्फ इतना करके चले जाएंगे और फिर बोलेंगे कि अरे सर ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये नहीं समझा वो नहीं समझा। नहीं, यूनिट 4 पे तभी आना है तुमको जब तुम यूनिट नंबर 1 2 और 3 खत्म कर चुके हो, जिसके वन शॉट्स में पहले से डाल चुका हूं। समझ गए ना। ठीक है। अब शुरुआत करते हैं इसके 6 नंबर वाले गेम की। हर एक क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से एक ही जगह जा रहा है कि आप सिर्फ सबसे पहले तो बता दीजिए कि ये अरे जो है वो उसका डेफिनेशन क्या होता है और ये काम कैसे करता है। ठीक है। वो आपने बता दिया। उसके बाद आप बताइए कि अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है ना। और डिक्लेयर भी आपको दो टाइप के अरे को करके बताना है। वन डायमेंशनल अरे को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे और टू डायमेंशनल अरे को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद आप अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो इनिशियलाइजेशन में भी आप वन डायमेंशनल अरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे और टू डायमेंशनल अरे को कैसे इनिशियलाइज करेंगे। अगर तुम सिर्फ इतना पार्ट कंप्लीट कर लेते हो तो तुम्हारे ये सारे पीवाईक्यूज इसी में कंप्लीट हो जाते हैं। और फिर एक मैट्राइसिस का बेसिक सा प्रोग्राम तुमको लिखने के लिए बोलता है। तो मैं जो पीडीएफ की बात करता हूँ ना, अब तो सबको पता चल गया होगा कि डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, वहां क्लिक करके ऐप डाउनलोड हो जाता है, उस ऐप में पीडीएफ मिल जाती है इसके एफपीएल के कोर्स के अंदर। तो ऑब्वियस ही बात है कि 40 45 रुपीज में यू कैन गेट दैट। तो अब सबको पता है ये सॉल्यूशंस वहां मिल जाएंगे। बट मैं मुद्दे की बात ये बताना चाह रहा था कि जो यूनिट नंबर 4 है आपका, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इतने वाले पार्ट पे फोकस करना है। अब हर क्वेश्चन हो जाता है, हर क्वेश्चन घुमा फिरा के वैसा ही पूछा है। देखो कि एक्सप्लेन हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वन डायमेंशनल अरे इन सी विथ एग्जांपल। मतलब वन डायमेंशनल को डिक्लेयर करने के लिए भी बोल रहा है, वन डायमेंशनल को इनिशियलाइज करने के लिए भी बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ टू डायमेंशनल अरे विथ एन एग्जांपल। तो इस बार टू डायमेंशनल को डिक्लेयर करने के लिए बोल रहा है, उसी टू डायमेंशनल को इनिशियलाइज करने के लिए बोल रहा है। आगे देखो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ इनिशियलाइजेशन ऑफ अरेज। तो यही दोनों क्वेश्चन की जगह वो एक दूसरी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है और उसी लैंग्वेज में आपको सिर्फ और सिर्फ इनिशियलाइजेशन को करने के लिए बोल रहा है। मतलब इस बार आपको सिर्फ इनिशियलाइजेशन के बारे में लिखना है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अरेज। तो जो कुछ आप प्रॉपर्टी यहाँ डिक्लेरेशन इनिशियलाइज में पढ़ेंगे ना, वही प्रॉपर्टीज के फॉर्म में लिखा रहता है। ठीक है। मतलब अगर मैं यही पूरा सेक्शन खत्म कर लूं तो गारंटीड मेरे पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो यहां से निकल
निकल आएगा। कम टाइम में मैं इतना सेक्शन कर लूंगा तो काम निकल आएगा, यही सिंपल सी बात है दोस्त, ठीक है। अब अरे एक बहुत सिंपल सी चीज होती है, मैं तुम्हें एक छोटा छोटा शॉर्ट में आइडिया देता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया ना, इस तरीके से मैंने उसका PYQ का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप बना दिया है, और इस सॉल्यूशन को आप पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं PDF में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात, मैं तुम्हें एक एक प्रोग्राम अब नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये जो यूनिट नंबर 4 तुम करने वाले हो और यूनिट नंबर 5 जो तुम करने वाले हो, इन दोनों यूनिट्स में एज सच मेरे समझाने के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना है, क्योंकि यूनिट 4 और 5 से हम डिटेल में स्टडी कर ही नहीं रहे हैं। हमारा काम है यूनिट नंबर 4 में से किसी तरह से 6 मार्क्स निकाल लेना, यूनिट नंबर 5 में से किसी तरह से 6 मार्क्स निकाल लेना, इतना ही काम है हमारा दोस्त। और जब इतना ही काम है तो फिर मैं तुम्हें डीप डाउन इसके प्रोग्राम सिखाता बैठूं तो उतना तुम्हारे पास ना टाइम है और ना एनर्जी है, ना ही तुमको टॉप करना है उस चीज में, मैं जानता हूं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ 6 6 मार्क्स किसी तरीके से हम आसानी से निकाल लें, उतना ही करना है। तो उसके लिए मैं डीप डाउन सिखाऊं, कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। तो बात सिंपल सी है कि मैं सिंपल जो PDF बनाई है ना, उसमें एक बार भी पढ़ोगे तो मैं समझ में आता है कैसे। देखो, एक्सप्लेन हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वन डायमेंशनल अरे विथ एन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में ऑब्वियसली छोटा एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो कैसे होता है देखो, अरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू, ठीक है। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि जब हम एक अरे का इस्तेमाल करते हैं तो अलग अलग वैल्यूज की जगह हम एक ही इंटीजर के फॉर्म में उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं क्या करूंगा, इंटीजर बोलूंगा और यहां पे मैं लिखूंगा क्या, A = 1। तो इस वक्त क्या हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू दी है। ए एक अपने आप में कुछ है, इंटीजर है, और उसकी वैल्यू मैंने 1 दे रखी है। तो ऐसे तो हम नॉर्मली वैल्यू दिया करते थे, पिछले वन शॉट वीडियोस में हमने देखा था, करेक्ट है ना। लेकिन अरे की हेल्प से क्या हो जाता है कि मैं डेटा टाइप बताऊंगा, पहले क्या है मेरा इंटीजर, ठीक है। उस डेटा टाइप के बाद मैं अरे का नाम दूंगा, ठीक है। और मैं अरे का नाम दे देता हूं, लेट से मुझे बहुत सारे नंबर्स स्टोर करने हैं तो मैं नंबर्स करके ऐसे नाम दे दूंगा अरे का, ठीक है ना। और उसके बाद में मैं बनाऊंगा अपने स्क्वायर वाले ब्रैकेट, और इन स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स के अंदर मैं जो भी नंबर लिखूंगा, वो चीज क्या डिटरमाइन करती है, वो चीज बताती है कि आपका जो अरे है उसका एलिमेंट साइज क्या है, ठीक है ना। जैसे आप अगर इसे ध्यान से देखें तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना होता है, आपको डेटा टाइप बताना होता है कि यार ये इंटीजर है कि फ्लोट है कि कैरेक्टर है। तो मैं जो स्टोर करना चाहता हूं वो क्या है, एक इंटीजर है, तो ये मुझे क्या स्पेसिफाई करना है, टाइप ऑफ द एलिमेंट, ठीक है सबसे पहले। उसके बाद मुझे अपने हिसाब से नाम दे देना, मैं जो भी नाम देना चाहता हूं। तो सेकंड क्या है, अरे नेम, मुझे सेकंड पार्ट में अरे नेम लिखना होता है, तो मैंने नंबर्स दे दिया कि मैं नंबर्स को स्टोर करना चाहता हूं। और थर्ड नंबर में क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स द अरे कैन स्टोर। तो अगर मैं इंटीजर नंबर्स करके यहाँ पे 5 लिख दूंगा ना, मतलब ये वाला जो अरे है वो 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, अरे को डिक्लेयर करता हूँ। ये कैसा वाला अरे है, वन डायमेंशनल अरे है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ इंटीजर नंबर्स 5, वन डायमेंशन का मतलब क्या है कि ये एक सिंगल डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में 5 इंटीजर्स को स्टोर करेगा। मैं कोई भी 5 इंटीजर्स को स्टोर कर सकता हूँ, 2 3 4 5 6, ऐसे मैंने 5 इंटीजर्स को स्टोर कर दिया। तो एक सिंगल लाइन में, सिंगल डायमेंशन में 5 इंटीजर स्टोर करने हैं, तो इस तरीके से हम अरे को स्टोर कर सकते हैं। इतना इजी है ये दोस्त। तो जैसे मैंने कहा ना कि मैं इस चीज को एक एक करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा ना, तो तुम्हारा वीडियो में ही जबरदस्ती टाइम वेस्ट होगा। तो तुम सिंपल इस PDF को डायरेक्टली एक्सेस करके पढ़ना शुरू करोगे ना, तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमें सबसे पहले क्या दिखाना पड़ता है, वन डायमेंशनल अरे की हम बात कर रहे हैं, तो वन डायमेंशनल अरे का मुझे सिंपल सा एक सिंटेक्स बताना पड़ता है कि वन डायमेंशनल अरे को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पहले मैं अरे का डेटा टाइप बताऊंगा कि भाई इंटीजर लिखना है कि फ्लोट लिखना है कि कैरेक्टर लिखना है। फिर अपने हिसाब से जो मन करेगा मैं उसको नाम दे दूंगा। और फिर मैं एक ब्रैकेट बनाऊंगा, और उस ब्रैकेट के अंदर मैं जो भी वैल्यू डालूंगा वो वैल्यू बताएगी कि अरे कितने नंबर्स को स्टोर कर सकता है। मैंने 5 डाला तो बोलेगा 5 नंबर्स को स्टोर कर सकता है। और वही चीज स्टेप बाय स्टेप यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है। और एग्जाम्पल लेके हम बता देंगे। अब इंटीजर नंबर्स 5 का मतलब क्या है कि डेटा टाइप क्या है मेरा, इंटीजर का है। नंबर्स इज द नेम ऑफ द अरे, एंड लास्ट का नीचे दिख नहीं रहा है, वो PDF से तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। 5 मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर कर सकते हो, 5 एलिमेंट्स स्टोर कर सकता है, वो लिखा है लास्ट लाइन में, ठीक है। सो आई होप आप बेसिक आइडिया समझ गए होंगे कि अरे क्या होता है और 1D अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे 1D अरे को डिक्लेयर करना होता है, वैसे ही बाकी का भी पार्ट बहुत ही ज्यादा ईजी होता है गाइस, ठीक है ना। पता नहीं क्या हुआ ऐसे, हाँ थोड़ा सा हैंग कर गया था। काफी यूज हो रहा है ना, ओवरलोड हो गया लैपटॉप।
ओके। सो आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं इनिशियलाइजेशन के बारे में। देखो इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है। एक ही बार में तुम समझ जाओगे इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है। तुमने एक चीज तो देखा कि अगर मुझे अरे को बताना है, डिक्लेयर करना है, सबसे पहले मुझे अरे का टाइप लिखना पड़ेगा इंटीजर्स। फिर मैं जो भी नाम देना चाहूँ, तो मैंने बोला कि भाई मैं नंबर्स का नाम देना चाहता हूँ अरे को, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अरे का नाम दे दूंगा नंबर्स, ठीक है। और फिर मैं ब्रैकेट बनाऊंगा और उस ब्रैकेट में क्या करूंगा, नंबर डाल दूंगा जो मेरा मन करे। जैसे मैंने 5 डाल दिया। इसका मतलब क्या है कि ये एक अरे क्रिएट हो चुका है जिसका नाम नंबर्स है, जिसमें सारे इंटीजर्स रहेंगे। कितने इंटीजर्स रहेंगे, 5 इंटीजर्स रहेंगे। अब इज इक्वल टू करके मैं उन 5 इंटीजर्स के नाम लिखूंगा, ठीक है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले दिखा रहा था। तो मैं इस तरीके से उन 5 इंटीजर्स के नाम लिखता हूं। तो जब मुझे उन 5 इंटीजर्स के नाम लिखने हैं तो मुझे ऐसा वाला ब्रैकेट यूज करना है। और इंटीजर्स के जब मैं नाम लिख रहा हूं तो मुझे क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। सो 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया। तो इस तरीके से जब आप चीजों को करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बुलाते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D अरे। तो अभी अभी जो हमने किया ना प्रोसेस, इसी प्रोसेस का नाम होता है इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D अरे, ठीक है। So to initialize a one-dimensional array, you can add a list of values to the right side of the array's declaration syntax. तो ये अरे डिक्लेरेशन सिंटेक्स कहलाता है, ठीक है। और इसके राइट साइड में जब मैंने वैल्यूज को डाल दिया, इसका मतलब मैंने अरे को इनिशियलाइज कर दिया, यही इसका मीनिंग है, ठीक है। चलिए, वैसे ही अगर मैं एक दूसरा अरे लेता और उस अरे का नाम देता कि इस बार मैं अरे का नाम दे रहा हूं इवन, ठीक है ना, कि मैं सारे इवन नंबर्स को लूंगा और यहां मैं लिख देता क्या, 6। मतलब अब मैं 6 इवन नंबर्स यहां पे डाल सकता हूं। तो अपने हिसाब से 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। और ये हो गया क्लोज। एक चीज ध्यान रखनी है, सेमी कॉलन लगाना बहुत जरूरी होता है। तो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे हमें सेमी कॉलन बिल्कुल लगाना है यहाँ पे, जो हमने डाल दिया है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था कि इस यूनिट में कुछ नहीं करना है, हमें अरे की डेफिनेशन वगैरह देखनी है, जो तुम देख चुके हो थोड़ी देर पहले, लिखा हुआ है सॉल्यूशन में ही कि अरे क्या होता है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में 1D अरे, 1D अरे को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और कैसे हम इनिशियलाइज करते हैं, तुमने देख लिया, बहुत आसान चीज थी। अब इसी तरीके से जैसे तुम थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, तो अगला सवाल आता है कि 2D अरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, 2D अरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो ये इतना इजी है ना कि तुम देखते से ही समझ जाओगे। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होगा, डेटा टाइप लिखना पड़ता है। मैं वापस से बोल दूंगा कि मैं एक इंटीजर को स्टोर कर रहा हूं, ठीक है। और फिर अरे का नाम देना होता है। तो मैं बोल देता हूं कि इस बार भी मैं क्या कर रहा हूं, नंबर्स को स्टोर करना चाह रहा हूं, ठीक है ना। और उन नंबर्स के बाद में मुझे रोज एंड कॉलम्स देने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये रोज एंड कॉलम्स का मतलब क्या होता है, तो मैं समझा देता हूं, तो फिर आगे तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 3, और यहाँ पे लिख रहा हूँ 4, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी अभी प्रोसेस किया ना, इस प्रोसेस का नाम ही होता है अरे को डिक्लेयर करना। तो अरे को डिक्लेयर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ये तीनों प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करने पड़ते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस का नाम है कि मैं अपने डेटा टाइप को डालूंगा यहां पे। तो ये लिखा हुआ अंग्रेजी की, स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड। कौन से टाइप ऑफ एलिमेंट आप स्टोर करना चाहते हो, मैंने बोला इंटीजर टाइप करना चाहते हैं। फिर अरे का जो भी नाम आप देना चाहते हैं, मैंने इस बार भी नाम दे दिया नंबर्स। तीसरा, नंबर ऑफ रोज, कितने रोज होनी चाहिए, 3 रोज होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स होने चाहिए, 4 होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से मैंने एग्जाम्पल लिया, और इस एग्जाम्पल में फिर बता दोगे आप कि यार ये जो पहली चीज है INT, उसका मतलब क्या है, इट इज द टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट। फिर दूसरा वाला जो है उसका नाम वो है बेसिकली अरे का नाम। तीसरी वाली चीज क्या दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, और चौथा वाला चीज क्या बताता है, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो देखो 3 रो होने चाहिए मतलब, और 4 कॉलम। तो रोज कैसे बनती है, ऐसे बनती है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। 4 कॉलम बनाने का मतलब क्या है कि ऐसे के 4 होने चाहिए, ठीक है। मैट्रिसेस तुमने किया था ना, तो 3 रोज एंड 4 कॉलम वाला मैट्रिसेस अगर तुम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स, 1, 2, 3, 4 कॉलम्स। तो देखिए, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, ठीक है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो ये है 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। तो ये 2 डायमेंशन में हो गया, एक डायमेंशन तुम्हारा ये वाला और दूसरा डायमेंशन तुम्हारा ये वाला। तो जब आप 2 डायमेंशन वाला अरे लेते हो, तो उसमें रोज भी स्पेसिफाई करनी पड़ती है तुम्हें, और कॉलम्स भी स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, और ये अंग्रेजी लिखनी पड़ती है जो तुम्हें यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो अभी अभी जो हमने किया ये स्टेप, यही स्टेप क्या कहलाती है, डिक्लेरेशन ऑफ अरे। और वैसे ही जब आप अरे की वैल्यूज पुटअप करोगे तो उसको हम क्या बुलाएंगे, इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा तुमसे कि ये जो तुमने समझा, तुम्हें समझ में आ गया होगा, और इसकी अंग्रेजी तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से तुम्हारे पास बाकी सारे PYQs भी है, जिसके सॉल्यूशंस मैंने बना के डाल दिए। और मैंने जैसा कहा कि सिर्फ PDF पढ़ के तुम्हें समझ में आ रहा मीनिंग क्या है,
तो तुम इतना वाला पार्ट उस पीडीएफ को ध्यान से एक बार पढ़ के देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा, और सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस पे फोकस करो, ठीक है। अगर कोई देखना चाहता है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ तुमको कि बहुत आसान है इस पीडीएफ को एक्सेस करना, ठीक है। आप सिंपली डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, अगर आपको अभी तक नहीं किया तो कर सकते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद में आप सिंपली जाएंगे, और एफपीएल का मैंने इस तरीके से एक कोर्स बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इस सिंपली एफपीएल वाले कोर्स पे जाके क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद में अंदर की तरफ तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा। 45 रुपीज़ का कोर्स प्राइस है, ठीक है। चेंज होता रहता है ये, कभी ज़्यादा कभी कम, ठीक है। तो अगर मैं फ्रैंकली बताऊं तुम्हें आगे बढ़ के, तो क्लिक ऑन आईएमपी पीवाईक्यू सॉल्यूशंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो भी एग्जाम में कल क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सबके सॉल्यूशंस बना के डाले हुए हैं गाइस, ठीक है। क्लिक करके तुम आराम से जाओगे अपने यूनिट नंबर 4 पे, उसकी पीडीएफ ओपन करोगे, और जो भी चीज़ मैं तुम्हें अभी अभी यहाँ पे सिखा रहा था, वो सारी चीज़ें तुम्हें एक एक करके पीवाईक्यू का किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या एग्जाम्पल्स लिखने हैं, कोड अगर पूछा गया तो वो कोड, एक ही क्वेश्चन में कोड पूछा गया, उस कोड को भी तुम्हें देख लेना, मैट्रिक्स वाला। तो आराम से तुम्हारा काम निपट जाएगा। तो जैसे तुमने अभी देखा होगा कि इस वीडियो में मैंने अरे को जो पढ़ाया है वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ाया, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ाया है, लेकिन एग्जाम्पल्स थोड़े सॉलिड दिए हैं। और फोकस कहाँ किया है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा रहा है कि भाई डिक्लेयर कैसे करते हैं, राइट, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, उस पर फोकस किया जा रहा है। तो तुम्हें वही चीज पे फोकस करना है, और यही 5-6 सवालों के आंसर अच्छे से तैयार कर लेना है। अब ये चीज तुमने करी थी यूनिट नंबर 4 के लिए, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यूनिट नंबर 5 के लिए, ठीक है ना। तो जिसको भी देखना है कि यूनिट नंबर 5 है, इसमें क्या करके जाना है, तो इसमें भी हमारा टारगेट वही रहेगा कि हम पूरा यूनिट करने की कोशिश नहीं करेंगे। हम 12 मार्क्स का हमारा एग्जाम में आ रहा है, तो हम उसमें से 6 मार्क्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। और वहीं अगर कोई बैकलॉग वाला रह गया, उसका 14 मार्क्स का आ रहा है, तो उस 14 में से आपको 8 नंबर तक ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा किस्मत खराब रही तो तुम्हारा वो 4 नंबर तक तो फिर भी निकलेगा, ठीक है। बट 8 नंबर तक निकलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी। बट तुम इस पे फोकस मत करो, तुम देखो वर्स्ट केसेस 4 नंबर पे, ठीक है। चलिए, तो आप सिंपली क्या बोलोगे भाई, इसमें क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला पूरा पढ़ लो और स्ट्रक्चर को पूरा छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लो और ये वाला पूरा छोड़ दो। मैं कहता हूं भाई ऐसा कुछ मत करो। सुनो मेरी बात। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा सा स्टडी मारा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा मैंने। फिर मैंने देखा कि यार अगर हम एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाए ना, तो उससे गारंटीड हमारे 6 नंबर निकल सकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन, कि हमें फंक्शन भी पढ़ना है, ठीक है, और हमको स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, लेकिन किसी भी चीज को डिटेल में नहीं पढ़ना है। बताता हूं कैसे काम करता है ये चीज, ठीक है। फंक्शन में एक चीज गारंटी के साथ में हर साल पूछी जा रही है, ठीक है, कि आप जो भी फंक्शन है उस फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, और उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, ठीक है। फंक्शन में आपसे डेफिनेट तौर पे क्या चीज पूछी जा रही है, कि आप उस फंक्शन को सबसे पहली चीज की डिक्लेयर कैसे करते हैं, दूसरी चीज आप उस फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, और तीसरी चीज आप उस फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं। अब आप इस सवाल में जो आंसर लिखते हैं ना गाइस, वही सेम आंसर आपको पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखना पड़ता है, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में भी वो वही चीज पूछ रहा है, क्या, हाउ डू यू डिफाइन एंड कॉल अ फंक्शन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में तुमसे 3 चीजें पूछ रहा था, ठीक है। क्या क्या 3 चीजें पूछ रहा था, डिक्लेयर भी करने को बोल रहा था, डिफाइन भी करने को बोल रहा था, कॉल भी करने को बोल रहा था। लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो सिर्फ और सिर्फ क्या करने को बोल रहा है, डिफाइन करने को बोल रहा है और कॉल करने को बोल रहा है। मतलब अगर मैंने ये 3 चीज सीख ली, तो मेरा फर्स्ट वाला क्वेश्चन पी वाई क्यू भी बनता है, सेकंड वाला क्वेश्चन पी वाई क्यू भी बनता है। अब सुनो मजेदार चीज, तुम आगे एक्सप्लेन द बिल्ट इन फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जब तुम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की पढ़ाई करोगे, तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस में भी तुम्हें आंसर में बताना पड़ेगा कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको कॉल कैसे करते हैं। क्योंकि इसका आंसर कोई सेपरेट नहीं है। क्वेश्चन बस क्वेश्चन नंबर 3 देखने में अलग लग रहा है, लेकिन जब आप यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करोगे, तो उसमें भी आपको फंक्शन को डिक्लेयर, डिफाइन और कॉल करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस बिल्ट इन फंक्शंस बहुत इजी चीज होती है, जो तुम हैश टैग इंक्लूड एसटीडीआईओ लिखते हो, जो प्रिंट एफ वगैरह लिखते हो ना, वो प्रिंट एफ वगैरह तुम्हारे बिल्ट इन फंक्शंस ही होते हैं, बता दूंगा आगे, ठीक है। फिर तुम आगे बढ़ोगे, और एक मजेदार चीज दिखाता हूं मैं तुमको, ठीक है। देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ो। अगला ये तो हो गया सॉर्टेड, ठीक है। बिल्ट इन फंक्शन बस तुम्हें थोड़ा अलग से दिखाना है, बट यूजर डिफाइंड फंक्शन में तो डेफिनेटली तुम्हें यही 3 चीज लिखनी है फिर से। अब देखो, एक्सप्लेन यूजर डिफाइंड फंक्शन विथ सिंटेक्स एंड गिव अ सुटेबल एग्जांपल। तो वापस से तुम्हें यूजर डिफाइंड फंक्शन पूछ रहा है डिटेल में।
तो इस बार अलग से यूजर डिफाइंड फंक्शन डिटेल में पूछा है, तो उसके बाद वापस से यूजर डिफाइंड फंक्शन बताते समय तुम्हें बताना पड़ेगा कि उस यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। मतलब मुझे फंक्शन के ऑलमोस्ट हर आंसर में ये तीन चीज लिखनी है। इसका मतलब ये कि अगर मैं ये तीन चीज याद कर लूं तो ये चारों के चारों क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे हाथ में सीधा। ठीक है, तो मैं ये तीन चीज के बारे में पढ़ लूंगा और ये चारों क्वेश्चन हो जाएंगे मेरे हाथ में। उसके बाद मैं आऊंगा सीधे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरा? व्हाट इज स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर पे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा? एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर पे भी वो वही दो तीन चीजें पूछ रहा है कि भैया बता दीजिए स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके बाद आप स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और फिर स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सही बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा आसान चीज है। ठीक है, एक बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं इसको भी पढ़ लूं साथ में, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमसे कल के एग्जाम में फंक्शन भी ना पूछे और स्ट्रक्चर भी ना पूछे। फंक्शन के इतने सारों में से एक भी ना पूछे, स्ट्रक्चर भी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट उल्टा ये हो सकता है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी एक ही क्वेश्चन में दोनों आ जाए। आ गया तो फिर तो मतलब अलग ही लेवल की कृपा हो जाएगी। बट दोनों में से एक चीज तो डेफिनेटली आएगी। ठीक है ना? तो मैं तुमसे वही कहता हूं कि तुम ये तीन चीज अगर कर लोगे तो फंक्शन का पूरा काम खत्म तुम्हारा। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पक्का तुम्हारा 4-6 नंबर का फंसेगा, तुम कर देना। इनमें से नहीं फंसा तो नीचे स्ट्रक्चर वाले पार्ट से तो फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, और ये डिक्लेयर और इनिशियलाइज करना स्ट्रक्चर को बहुत ईजी होता है, तुम आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो इन सब के बीच में अगर तुम आगे बढ़ो तो मैंने वही स्टेप बाय स्टेप क्या सीखने को बोला मैंने तुमको, कि तुमको सीखना है तीन इंपॉर्टेंट चीजें। क्या? कि किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर, डिफाइन और कॉल कैसे करते हैं। और मैंने आगे पीडीएफ में यही सबसे पहले सिखाया है। ठीक है, क्योंकि ये हो गया मतलब फंक्शन पूरा खत्म। ठीक है, फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करना है, बहुत आसान चीज है। सिंपल क्या करो कि आपको कंपाइलर को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, मुझे अबाउट द फंक्शन, फंक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। फंक्शन का नाम क्या है, रिटर्न टाइप क्या है और पैरामीटर्स क्या है। सिंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जब मैं किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करता हूं तो सबसे पहले मुझे फंक्शन का रिटर्न टाइप बताना पड़ता है। ठीक है ना? फिर मैं फंक्शन का नाम लिखूंगा और फिर मैं फंक्शन के पैरामीटर्स लिखूंगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लो मैं दो लोगों का एडिशन करा रहा हूं, ठीक है, तो मेरा फंक्शन अल्टीमेटली ऐड होके कहाँ जाएगा? एक इंटीजर बनाएगा। मैंने मान लिया कि मैं इंटीजर का इस्तेमाल करने वाला हूं, तो मेरा जो फंक्शन का रिटर्न टाइप है वो क्या हो जाएगा? एक इंटीजर हो जाएगा। मैं फंक्शन कौन सा कराना चाहता हूं? मैं बोल रहा हूं कि भाई मैं सम कराना चाहता हूं दो लोगों का, तो मेरा जो फंक्शन का नाम है वो क्या हो गया? सम। और जिन जिन लोगों का मैं एडिशन कराना चाहता हूं वो हो गए मेरे पैरामीटर्स। ठीक है, जैसे मैं टू, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि मैं 2 और 3 का एडिशन कराना चाहता हूं, तो सबसे पहले बोलूंगा कि भाई मैं इंटीजर्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, रिटर्न टाइप इंटीजर होगा तो मैं इंटीजर लिखूंगा। क्योंकि मैं दो लोगों का सम कराना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे सम लिखूंगा। फिर ब्रैकेट में मैं इन दोनों इंटीजर्स को लिख दूंगा 2,3 करके। ठीक है, तो अगर मैंने ऐसा लिख के मार दिया सेमी कॉलन, इसका मतलब कंप्यूटर जी समझ जाएंगे कि भैया मुझे रिटर्न टाइप इंटीजर है और 2 और 3 का सम कराना है, आंसर वो फोल देना शुरू कर देंगे। इतना आसान होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना, समझे? और यही चीज जो आप यहाँ पे कर रहे हो वो अंग्रेजी में लिखनी पड़ती है, कि सबसे पहले हमें क्या करना है? रिटर्न टाइप दिखाना है। रिटर्न टाइप क्या होते हैं भैया? इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, जो सबका यूनिट 4 से रिटर्न टाइप देख रहे हैं, है ना? कि भाई हमें बताना होगा कि हम इंटीजर पे रिटर्न करेंगे, फ्लोट पे, वॉइड पे रिटर्न करेंगे। तो एडिशन हो गया, कहाँ रिटर्न करने वाले हैं। ठीक है, नेम ऑफ द फंक्शन, हम भैया सम करा रहे हैं, डिफरेंस करा रहे हैं, तो सेकंड पार्ट वो लिखना है। थर्ड पार्ट, पैरामीटर्स, किन किन लोगों का आप सम डिफरेंस करा रहे हैं, तीसरा पार्ट। तो फंक्शन को डिक्लेयर करना है सो इजी कि आप उसे तीन चीजों में डिक्लेयर करते हो और यही उसकी अंग्रेजी होती है। वैसे ही थोड़ी सी अंग्रेजी होती है फंक्शन को डिफाइन करने की, और वैसे ही थोड़ी सी अंग्रेजी होती है फंक्शन को कॉल करने की। ठीक है, तो आगे जब बढ़ोगे तो फंक्शन को कॉल करने और डिफाइन करने की थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी लिखी हुई है, पढ़ लेना दोस्त इस चीज को। एंड हो सकता है कि शायद मेरा वीडियो की वजह से तुम्हें प्रोग्राम नहीं दिख रहा होगा, तो ये एक ही प्रोग्राम है। इस एक ही प्रोग्राम पे तुम्हें फोकस करना है। ठीक है, और हर जगह तुम्हें सॉल्यूशन में यही प्रोग्राम लिखना है, जिसमें तुम पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन सिखाते हो, फंक्शन को कॉल करना सिखाते हो, फंक्शन को डिफाइन करना सिखाते हो, बिकॉज हर क्वेश्चन के आंसर में तुम्हारा यही पार्ट होना चाहिए। समझे? तो जैसे मैंने कहा तुम्हें कि आगे कोई भी क्वेश्चन है तुम्हें इसी टाइप से फोकस करना है। सेम चीज स्ट्रक्चर के साथ में करनी है। स्ट्रक्चर का भी मीनिंग बहुत इजी है, आगे पढ़ोगे तो आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा। ठीक है ना? और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, 6 मार्क्स तक यहाँ से इजीली निकल जाता है। ठीक है ना? स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन बहुत ईजी है, काफी अच्छे तरीके से जो पीवाईक्यू में सवाल पूछा गया उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, और काम तुम्हारा बन जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ज्यादा लोड लेके ज्यादा काम करने की टेंशन में मत पड़ो। ठीक है? यूनिट 4 और 5, सॉरी,
यूनिट नंबर 4 एंड 5 से हमें बिल्कुल 30 मार्का वाले काम नहीं करने हैं। मिनिमम काम करके 6 नंबर यहां से निकालना है, मिनिमम काम करके 6 नंबर यहां से निकालना है। और जो मैंने पीवाईक्यूज दिए हैं, आईएमपी क्वेश्चंस दिए हैं, उनमें से 6 6 नंबर तुम्हारे यहां से निकल जाएंगे दोस्त। और तुम्हें यही काम करना, बस एक चीज, डायरेक्टली इन दोनों यूनिट्स को करने के लिए मत जाना, ठीक है। पहले 1 2 और 3 में जो वन शॉट्स का काम करा दिया वो कर लेना, उसके बाद इनको करने के लिए आइएगा, ठीक है। और रही बात लास्ट में, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए जैसे आप हमेशा से कर रहे हैं, है ना। और अगर किसी को भी ये पीडीएफ जो मैंने दिखाया था वो एक्सेस करनी है, फिर से दिखा दे रहा हूँ। जो देख लिए हैं वो जा सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा कि वो पीडीएफ में दिखा रहा था ना, कि ये सब पीडीएफ जिसमें आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स गिवन है, वो पीडीएफ कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, क्लिक करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां जाके तुम्हें एफपीएल का एक कोर्स मिलेगा इस तरीके से, ठीक है ना। इस कोर्स को क्लिक करना, 40 45 रुपए की प्राइसिंग है, भर के परचेस कर लेना। परचेज करने के बाद में तुम क्लिक करोगे और तुम्हें रियलाइज होगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। आईएमपी पीवाईक्यू सॉल्यूशंस पे क्लिक कर रहे हैं, हर यूनिट के पीवाईक्यू सॉल्यूशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। और जैसे मैंने 4 और 5 का दिखाया, वैसे 1 2 और 3 के भी अवेलेबल हैं गाइस, क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो आप सारे पीवाईक्यूज के आंसर्स, तुम्हें एक एक करके कौन सा सवाल पूछा है, कितनी बार पूछा है और उसका जवाब तुम्हें किस भाषा में लिखना है, पूरा अवेलेबल है। प्लस वन शॉट वीडियो तो मैंने पहले से करा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे जाओ और चीजें उठा लो और कल का एग्जाम फोड़ के आओ, बताना फिर कल के एग्जाम के बाद कितना फोड़ा, ठीक है। सो करते हैं खत्म इसको गाइस। बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए बताओ कमेंट बॉक्स में, वो भी बनाएंगे नेक्स्ट, ठीक है। सो दैट्स इट गाइस।